नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल डहाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं मिखाइल ताल का एक बहुत ही बढ़िया शानदार गेम जो कि उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन बोरिस पास्की के अगेंस्ट खेला था। ये गेम मॉन्ट्रियल में 1979 में खेला गया था। उस टाइम पे दोनों प्लेयर्स जो थे ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे, तो ये गेम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और खास बात ये भी बोल सकता हूँ मैं इस गेम के बारे में कि मिखाइल ताल उस टाइम पे थोड़े से ज़्यादा खेलते नहीं थे। बोरिस पास्की जो थे वो 1972 में फिशर से हारे जो ज़रूर थे, पर बहुत काफ़ी यंग भी थे और मिखाइल ताल से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थे। पर फिर भी इस गेम में आपको देखने को मिलेगा कि मिखाइल ताल ने अपना जादू कैसे दिखाया। भले उनकी थोड़ी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, पर मिखाइल ताल तो मिखाइल ताल ही है, जादूगर इसीलिए तो उनको बोलते हैं। तो चलो गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम को आप ज़रूर पूरा देखना, एंजॉय करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करना। और आप में से किसी को अगर चेस कोचिंग वगैरह कुछ चाहिए, मतलब ग्रुप क्लासेस हमारे चल रहे हैं, इनक्रेडिबल चेस एकेडमी मेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो incrediblechessacademy@gmail.com के ऊपर, और मैं आपको ज़रूर पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के गेम के लिए। बोरिस पास्की इस गेम में वाइट थे, उन्होंने D4 से शुरुआत की। मिखाइल ताल ब्लैक से खेलते हुए नाइट ऑफ 6 खेला उन्होंने, C4 और E6। अभी जब 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 कभी आप D4 NF6 C4 E6 खेलते हो, अगर नाइट C3 आता है तो इस पोजीशन में यूजुअली आइडिया ये होती है कि बिशप B4 करके इसको पिन करना है, और ये ओपनिंग जो है उसको बोलते हैं निम्जो इंडियन। पर आज के गेम में उन्होंने नाइट C3 ना खेलते हुए नाइट ऑफ 3 खेला। अभी नाइट ऑफ 3 के बाद क्या होता है कि इस ओपनिंग को बोलते हैं क्वींस इंडियन डिफेंस। ठीक है, तो क्वींस इंडियन डिफेंस में क्या होता है कि बिशप B4 आके नाइट जो पिन होता है, कभी कभी पॉन डबल होती है, तो वो नहीं होने देना है, इसलिए वो नाइट ऑफ 3 खेलते हैं। वेटिंग मूव रहती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वेटिंग मूव चल रही है। और भी एक आइडिया होती है क्वींस इंडियन में कि G3 करके बिशप को G2 करके इस डायगोनल पे रखते हैं। ठीक है, तो मिखाइल दाल ने ऑब्वियसली ये बात समझ ली कि शायद से अगर वाइट खेलना चाहे तो G3 बिशप G2 खेल सकता है। वैसे यहाँ पे E3 करके बिशप D3 भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे B6 खेला। पहले मतलब वाइट का बिशप इस डायगोनल पे आने से पहले ही उन्होंने सोच लिया कि भाई मैं यहाँ पे मेरा खुद का बिशप रखने वाला हूँ। तो बोरिस पास्की ने इस पोजीशन में E3 खेला। मिखाइल दाल ने बिशप B7 अपने प्लान के मुताबिक आगे चालू चालू रखा गेम। तो बिशप D3 खेला उन्होंने, फिर उन्होंने खेला D5। ठीक है, आपको लगा अरे D5 करके तो ये बिशप बंद हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि D5 का पॉन जो है वो C4 को मार के कभी ना कभी तो ये बिशप ओपन हो ही जाएगा। ठीक है, तो वाइट ने यहाँ पे B3 खेला, C4 पॉन को सपोर्ट दिया, पर यहाँ पे उन्होंने फिर से अपना बिशप जो है डेवलप किया। देखो, कोई भी अच्छा प्लेयर रहता है तो अपने सारे पीसेस बराबर एक एक के बाद एक डेवलप करते रहता है। तो दोनों शानदार प्लेयर है। दोनों प्लेयर्स जो है उनको ये भी पता है कि किंग को सेफ रखना चाहिए, तो उन्होंने खेला कैसल। अभी कैसलिंग के बाद मिखाइल ताल ने भी कैसल कर ली, बिशप B2 खेला। अभी दोनों साइड से देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल पोजीशन दिखने को मिलेगी आपको। दोनों के पीसेस जो है एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, सिर्फ ये पॉन C4 के ऊपर है यहाँ पे, और ये पॉन अगर C5 पे खेल देते हैं इस पोजीशन में, तो मेरे हिसाब से ये आइडेंटिकल पोजीशन बन जाएगी, दोनों साइड से सेम टू सेम। पर ताल ने ऐसा कुछ किया नहीं। ताल ने किया यहाँ पे नाइट D7। अभी नाइट D7 के बाद यहाँ पे भी अटैक आ गया है, और नाइट C6 एक मूव हो सकती थी, मतलब पॉसिबिलिटी थी कि जो पिछले कुछ गेम्स में लोगों ने खेली भी है, और आइडिया रहती है कि नाइट B5 करके बिशप के ऊपर अटैक करना है, तो A6 आपको खेलना पड़ेगा और गेम चालू रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पे उन्होंने सेम चल रहा था गेम, तो उन्होंने सेम ही खेला, नाइट D2 खेला। दोनों साइड से एकदम सेम टू सेम चल रहा है। तो अभी यहाँ पे भले C5 का आइडिया हो सकता है, पर उन्होंने C5 यहाँ पे कुछ खेला नहीं। ताल ने बोला कि बाबा मैं यहाँ पे क्वीन E7 खेलता हूँ, मुझे खेलना है E5। ठीक है, उनको सेंटर में ओपन करना है। तो यहाँ पे उन्होंने रुक C1 खेला, पर E5 डायरेक्ट खेलोगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब पोजीशन में इतना कुछ मिल नहीं रहा है। तो सारे पीसेस को गेम में लाने के बाद आपने पोजीशन ओपन करनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखो। ठीक है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ये एग्जांपल दे चुका हूँ, और हमेशा देता हूँ ऐसे अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स, जो कि आपको समझ में आए कि जनरल लाइफ में भी कैसे वॉर स्ट्रैटेजी जो होते हैं वो चेस के रिलेटेड कैसे रहते हैं। अभी देखो, एक समझो कि किसी का कोई राजा है, उसका एक किला है, और उसके ऊपर कोई दूसरा राजा अटैक कर रहा है, वो किले के बाहर है। ठीक है, दोनों साइड से आर्मी है वगैरह सब कुछ है, पर क्या है, किले को सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, किले को दो दरवाजे हैं।
ठीक है। तो अभी ये रहता है कि सामने वाली जो आर्मी है वो जो अटैक कर रही है वो शायद से कोई एक दरवाजे के ऊपर अटैक करेगी या दोनों दरवाजे के ऊपर अटैक करेगी। तो आपको ये देखना है, अगर आपको किले का दरवाज़ा ओपन करके अगर अटैक करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो आर्मी है वो जब आप किले का दरवाज़ा ओपन कर रहे हो तो दरवाजे के पास आपकी आर्मी होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि अपोनेंट के जो डिफेंडर्स होते हैं, मतलब जो सैन्य होते हैं या कुछ आप बोल सकते सोल्जर्स होते हैं, वो दरवाज़ा खोलने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ों के आपको ध्यान रखना है कि चेस में भी कैसा होता है कि आपको गेम ओपन करना है, मतलब आपके किले का दरवाज़ा आपको ओपन करना है। तो उस टाइम क्या आपको देखना है कि आपके जो अटैकिंग पीसेस है जो वो पीसेस रेडी है कि नहीं। अगर आपके पीसेस ही रेडी नहीं है तो दरवाज़ा खोल के क्या होगा, अपोनेंट के पीसेस आपके किले में आ जाएंगे, फिर तो आप हार जाओगे। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, कब पोजीशन ओपन करनी है कब नहीं करनी है, आपके पोजीशन में आपके पीसेस है या नहीं। तो ये एक बात याद रखो, मैंने एक बहुत अच्छा पोजीशनल के ऊपर एक बुक है, मार्क डोरोट्स्की ने उन्होंने लिखा था आर्टुर रिसुपे के साथ। तो उन्होंने एक बात मुझे नहीं, मतलब गेम में, मतलब बुक में से मैंने पढ़ी थी, वो थी कि ऑलवेज गो फॉर द प्रिपेयर्ड अटैक। मतलब अटैक करना है तो आपको प्रिपरेशन करके अटैक करना है। अरे चलो मन में आया चलो पॉन पुश कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसे नहीं करते। प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, सारे जो आपकी जो पीसेस है उनको लेकर आओ और फिर आगे बढ़ो। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले रुक D8 खेला, रुक को लेकर आए, क्वीन C2 खेलने के बाद अभी इस पोजिशन में उन्होंने फाइनली सोचा कि बाबा ये पीस क्यों चल नहीं रहा है मुझे पता नहीं। चलो क्वीन C2 खेला। अभी फाइनली उन्होंने यहाँ पे C5 मूव खेली। ठीक है। अभी C5 के बाद उनको लगता है कि गेम ओपन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। ठीक है। तो अपोनेंट ने यहाँ पे C कैप्चर्स D5 मारा, मतलब पास में CD5 मारा, फिर E कैप्चर्स D5। अभी क्वीन जो है यहाँ पे खुल गया है, नाइट E4 भी कभी ना कभी आ सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ पे, वाइट ने यहाँ पे D कैप्चर C5 कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरा भी जो बिशप है उसको भी मुझे ओपन करना है। ठीक है। बात सही है, दोनों साइड के अच्छे प्लेयर्स है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, दोनों अपनी अपनी आइडियाज़ लगा रहे हैं। ठीक है। तो ताल ने B कैप्चर C5 मार दिया। अभी ताल के देखोगे तो यहाँ पे दोनों पॉन जो है थोड़े तो वीक तो है ही। ठीक है। तो वाइट ने क्या किया, वाइट ने खेला क्वीन C3। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डाला क्योंकि नाइट के जो है अभी E4 पे आ नहीं सकता है, नाइट E4 आ जाएगा तो क्वीन इंटू G7 चेकमेट हो जाएगा। पर ताल ने यहाँ पे बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, पहले मैं मेरे सारे पीसेस गेम में लाता हूँ फिर बाद में देखते हैं। तो उन्होंने आखिरी जो पीस था उनको अभी तक उन्होंने खेला नहीं था, उस रुक को गेम में लाया, रुक F E8। अभी देखोगे तो वाइट के पीसेस भी गेम में है, ब्लैक के सारे पीसेस अभी रेडी हो चुके हैं। तो वाइट ने भी अपना आखिरी वाला रुक जो है उसको गेम में लाया। अब यहाँ पे दोनों साइड के पीसेस रेडी होने के बाद अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अभी पोजीशन ओपन करनी है। वाइट के साइड से देखा जाए तो वाइट के बिशप और क्वीन सारे तो खेल रहे हैं, पर ब्लैक का जो बिशप है B7 का, मतलब ताल का बिशप B7, वो अभी तक गेम में आया नहीं है। तो उसको गेम में लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मूव खेली, वो थी, गेस कर सकते हो आप मूव को, वो यहाँ पे थी D4 मूव। अभी D4 से क्या हो रहा है कि ये बिशप जो है पूरा डायगोनल ओपन हो रहा है। ठीक है। और वैसे भी बाकी पीसेस तो रेडी तो है ही, यहाँ पे जंप वगैरह लगाने के लिए नाइट E5 भी रेडी है। तो उन्होंने यहाँ पे खेला E कैप्चर्स D4, C कैप्चर्स D4 के बाद उन्होंने क्वीन A5 खेला। अभी देखो क्वीन कैप्चर्स D4 एक ऑप्शन हो सकता था उनके पास, पर उसमें दिक्कत क्या होगी कि नाइट C5 बहुत बढ़िया मूव है। अभी नाइट C5 से क्या हो रहा है कि नाइट इंटू D3 का आइडिया है, क्वीन से मारोगे तो बिशप इंटू H2 के बाद क्वीन मर रहा है, और आप क्वीन यहाँ पे भी रखोगे तो बिशप इंटू H2 के बाद क्वीन मर ही रहा है। अब इस पोजीशन में क्वीन को लेके कहाँ जाओगे, क्वीन अगर हटाओगे तुम कहीं भी तो नाइट इंटू D3 तो आ ही रहा है। क्वीन कैप्चर्स D3 के बाद जैसे मैंने आपको बताया बिशप इंटू H2, आप किसी से भी मारो कोई दिक्कत नहीं, क्वीन यहाँ पे फिर से मरने वाला है D3 के ऊपर। तो वाइट की पोजीशन जो है यहाँ पे खतरे में आ सकती है। ठीक है। तो इस पोजीशन में उन्होंने D4 को मारने के बाद उन्होंने खेला क्वीन A5। अभी आप बोलोगे नाइट कैप्चर्स D4 में क्या दिक्कत है, चलो नाइट कैप्चर्स D4 भी एक ऑप्शन है, पर ये जो पीसेस है ना सारे क्रैम्प्ड है। अभी यहाँ पे ब्लैक जो है, ब्लैक को एक बढ़िया मूव है क्वीन E5, क्वीन इंटू H2 की सिंपल सी आइडिया है, क्वीन H1 चेकमेट करना है उनको। अब अगर इस पोजीशन में आप वैसे नाइट F4 वापस जा सकते हो, फिर क्वीन H5 के बाद यहाँ पे काफ़ी अटैक रहेगा। अभी कुछ प्लेयर्स को लगेगा इस पोजीशन में बिशप इंटू H2 भी सैक्रिफाइस आ सकता है। हाँ ज़रूर आ सकता है, वो रिस्की भी है मतलब वाइट के लिए। और चेक के बाद किंग G1 जाएगा तो क्वीन H4 आएगा, अगर भले आप यहाँ पे नाइट F3 वगैरह कुछ खेलो
तो वो भी नाइट इंटू क्वीन इंटू F2 चेक आएगा, किंग H1, और इसके बाद चेकमेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया मूव रहेगी, वो रहेगी रुक E5, क्योंकि रुक E5 से क्या हो रहा है, तो क्वीन इंटू G7 चेकमेट स्टॉप हो रहा है। अगर आप नाइट से इसको मारते हो यहाँ पे तो सिंपल सा क्वीन G2 चेकमेट हो रहा है, तो नाइट यहाँ पे मूव नहीं कर सकते हो। अगर नाइट मूव नहीं करोगे तो रुक H5 चेक आके यहाँ पे मेट ही हो रही है। तो बिशप इंटू H2 भी बहुत बढ़िया सैक्रिफाइस यहाँ पे हो सकता था। तो नाइट इंटू D4 खेल के आपको जमेगा नहीं, क्योंकि H2 का जो पॉन है उसका सपोर्ट यहाँ पे जा रहा है। तो देख रहे हो ताल के गेम में टैक्टिक्स तो बढ़िया आती है। तो क्वीन A5 उन्होंने खेला। अभी क्वीन A5 जो खेलने के बाद उन्होंने खेला नाइट E5, गेम में नाइट लाया उन्होंने, नाइट कैप्चर C5 के बाद बिशप इंटू E5, उनको क्वीन एक्सचेंज नहीं करना है, ठीक है, बिशप कैप्चर C5। अभी कभी ना कभी बिशप इंटू H2 का भी यहाँ पे आइडिया हो सकता है। तो बोरिस स्पासकी ने इस पोजीशन में नाइट C4 खेला, उनको लगा कि अरे इस पोजीशन में बिशप इंटू H2 कभी मारोगे तो इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्वीन है वो गेम में कभी ना कभी समझो आपने मार दिया, ठीक है। देखते हैं हम, अगर ये मारते हैं तो नाइट G4 आएगा चेक। अभी अगर वापस जाओगे तो क्वीन H4, अभी क्वीन इंटू F2 का भी आइडिया है, क्वीन H2 चेक देके इधर जाके इधर ही मेट का भी आइडिया है। तो ये सारे जितने भी आइडियाज़ है उनको स्टॉप करने के लिए एक हो सकता है कि क्वीन C7 यहाँ पे आ सकते हो आप, ठीक है, एक ऑप्शन है। या फिर इस पोजीशन में आप किंग G3 भी खेल सकते हो। अभी किंग G3 के बाद अगर क्वीन G5 खेलने जाओगे तो क्वीन से क्वीन मर रहा है, तो वो भी नहीं होगा। आप क्वीन से चेक ये भी नहीं दे सकते हो, क्वीन C7 चेक दोगे तो F4 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से वाइट जो है इस पोजीशन में बच रहा है, ठीक है। तो बिशप इंटू H2 इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने यहाँ पे सोचा कि अरे इस पोजीशन में अगर क्वीन यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं करता तो शायद से बिशप इंटू H2 बहुत बढ़िया होता। तो उन्होंने क्या किया, इस पोजीशन में पहले खेला रुक D5, रुक लिफ्ट किया। अभी क्वीन के ऊपर अटैक है, ठीक है, बिशप इंटू H2 का तो थ्रेट है ही। तो यहाँ पे बोरिस स्पासकी ने क्वीन D2 खेला। तो ताल का जादू तो अभी चलने वाला है, क्योंकि उनके पीसेज जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप कैप्चर्स H2 चेक, किंग कैप्चर्स H2 के बाद उन्होंने खेला रुक H5 चेक। आइडिया यह है कि किंग G1 अगर वापस जाते हो तो उनको खेलना है नाइट G4। क्या हो रहा है नाइट G4 से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डेडली थ्रेट है रुक H1 की, मतलब आप कुछ रैंडम मूव खेलोगे, समझो नाइट A5 खेल दिया तो आप यहाँ पे क्वीन H4 करने के लेके जाओगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट दोगे चेक, किंग से मारना पड़ेगा, फिर दोगे चेक, किंग G1 के बाद क्वीन H2 जो है चेक आएगा, और क्वीन H2 चेक के बाद किंग F1 के बाद क्वीन H1 चेकमेट हो रहा है, क्वीन G2 भी चेकमेट हो रहा है, ठीक है। दोनों ऑप्शन है चेकमेट करने के लिए। तो यहाँ पे चेकमेट तो तय है। तो नाइट G4 के बाद अगर आप कोई और भी मूव खेलने जाते हो तो रुक H1 चेक कुछ बच नहीं रहा है। तो इसकी वजह से बोरिस स्पासकी ने इस पोजीशन में रिज़ाइन कर दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ताल का जो जादू है कैसा चला। भले उनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा थी 1979 में, फिर भी उन्होंने बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया गेम था मेरे हिसाब से। दोनों वर्ल्ड चैम्पियंस, फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैम्पियंस के बीच में गेम खेला गया था, बहुत ही शार्प गेम हुआ था। तो वीडियो को लाइक करना, मुझे बताना गेम कैसा लगा क्या नहीं कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे नए रहोगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।